जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से 1947 वाला HIST 223 जिसका कोड है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था, तो वीडियो एक्सपोर्ट करने में लगभग डिवाइस जो है वो बीच में ख़राब भी हो गया था, तो 2.5 घंटे लग गए थे वीडियो एक्सपोर्ट करने में ही सिर्फ, अदरवाइज आपको 12 बजे तक मिल जाना था वीडियो। तो एक क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं और इसके बाद 2 क्वेश्चन पेपर्स और सॉल्व करेंगे और इन्हीं के बीच में कहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग मार्क कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कालखंड में से आप क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है इस टाइम पीरियड को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि 18वीं शताब्दी जो 1707 से लेकर 1800 तक का टाइम पीरियड था ना, खासकर इसमें भारतीय इतिहास में ना एक संक्रमण हुआ। कैसे कि भाई मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का उदय हो गया, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री जो है यहाँ से अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इस दौरान भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो है, इन सभी चीज़ों में क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन हुआ और मौलिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप इसमें फर्स्ट पॉइंट आप बता सकते हो कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। क्षेत्रीय शक्तियाँ जैसे कि मराठा, सिख, राजपूत, अवध, बंगाल, हैदराबाद इत्यादि, तो ये सारे बता सकते हो स्वतंत्र हो गए, नए राज्यों के रूप में उभर कर सामने आए। बाकी दूसरे नंबर पे सेकंड पॉइंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक प्रभुसत्ता, क्योंकि इससे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो केवल व्यापारिक कंपनी ही थी एक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो फ्रांसीसी और ब्रिटेन ये दोनों की बात करनी है। ठीक है आपने, तो प्लासी का युद्ध हो जाता है 1757 में, फिर उसके बाद बक्सर की बात आ जाती है 1764 में, तो इसके बाद भारत की जो राजनीतिक सत्ता है वो भी इनके हाथ में धीरे धीरे लगने लग जाती है, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव यहाँ से पड़ जाती है। थर्ड पॉइंट में आप बता सकते हो कि आधुनिक युग की शुरुआत भी हो चुकी थी। ऑब्वियसली मध्यकाल जो है वो खत्म हो गया और आधुनिक भारत की शुरुआत हो चुकी थी। चौथे स्थान पर आप बता सकते हो कि आर्थिक और सामाजिक बदलाव भी देखने को मिले थे, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता जो थी वो उसकी वजह से क्या हुआ, क्षेत्रीय स्तर पर कृषि, व्यापार, स्थानीय अर्थव्यवस्था जो है वो निरंतर विकसित हो रही थी धीरे धीरे। पहले क्या होता था, सिर्फ राजनीति पर ही फोकस किया जा रहा था, लेकिन अब क्या धीरे धीरे बाकी चीज़ों पर फोकस किया जाने लग पड़ा। समाज में प्रचलित जो कुप्रथाएं हैं, रूढ़िवादी परंपराएं, उन सब का वो जो ढांचा था वो भी चरमराने लग जाता, तो ये सारी बातें यहाँ पे आएंगी। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि फ्रांसीसी वर्सेस ब्रिटिश जो दक्षिण भारत में हो रही थी लड़ाई, तो उसमें फ्रांसीसी के मुकाबले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सफल कैसे हो जाती है, उसके कारण बताने हैं आपने। तो बहुत ईजी है। जैसे सबसे पहला कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो निजी कंपनी थी और दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी कंपनी है वो सरकारी कंपनी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो भी हमें निर्णय लेना है उसी वक्त लेना है, तो वो लेके जब भी आक्रमण करना होता था, जब भी कोई निर्णय लेना होता था वो उसी समय ले लेते थे। और दूसरी तरफ सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी भारत की हो कि किसी भी देश की हो, बहुत टाइम लग जाता था। छोटे से छोटे निर्णय को भी पास करने के लिए उन्हें बहुत सारी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी, इसीलिए फ्रांसीसी जो है वो पीछे रह गए अकॉर्डिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो निर्णय बड़े से बड़ा ही निर्णय क्यों ना हो उसी समय उसका फैसला कर लेते थे, लेकिन सरकारी कंपनी जो है, नौकरशाही कंपनी जो है वो ये नौकरशाही में ही उलझी रहती थी। दूसरा कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी की बेहतर वित्तीय स्थिति। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी भारत से कमा रही है, विश्व से कमा रही है, वो उस कंपनी का है, वो कहीं पे भी लगा सकती है, कहीं पे भी इन्वेस्ट कभी भी कर सकती है। तो दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी वो क्या है, एक सरकारी कंपनी है, वो व्यापार तो कर रही है लेकिन सारा का सारा पैसा सरकार के पास जा रहा है, और सरकार को सिर्फ कंपनी को नहीं और भी अपने देश में जो सड़कें हैं, व्यापार और भी व्यापार को छोड़ के बहुत सारी चीज़ों में उनको पैसा लगाना है, तो यही एक समस्या इनके सामने खड़ी हो जाती है। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से भारी मुनाफा कमाती थी, निरंतर उनके पास धन आता रहता था, तो बदले में फिर जब युद्ध की बारी आती थी ना तो उसमें खर्चे से डरते नहीं थे। और दूसरी तरफ जो फ्रांसीसी कंपनी है वो उनको इतना ज़्यादा लाभ तो नहीं हो रहा था, ऊपर से फिर टैक्स वगैरह बहुत लगता था, क्षेत्रीय साम्राज्य वगैरह है उनको भी देना पड़ता था, क्योंकि ये लोग ना थोड़ा कोऑपरेट करते थे दूसरी स्टेट्स के साथ, फ्रांसीसी कंपनियां, तो इसलिए इन लोगों के पास जो धन था वो इतना ज़्यादा नहीं था। तीसरा कारण था नौसैनिक श्रेष्ठ था जो ब्रिटेन के पास थी। ब्रिटेन की जो नौसेना है, जिसे रॉयल नेवी के नाम से भी जाना जाता, दुनिया की सबसे उन्नत नौसेना थी उस समय की। तो अंग्रेजों ने अपनी इस श्रेष्ठता का उपयोग करके यूरोप में बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, खासकर फ्रांसीसी जहाज जो है उनको समुद्र में मार्ग में काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी, बाधा बन जाती थी उनके लिए। तो इसके विपरीत अगर हम फ्रांसीसी की बात कर ले तो वो क्या थे, उनके जहाज जो है वो मध्यम श्रेणी के हुआ करते थे, सैनिक सहायता के लिए इतने ज़्यादा वो अच्छी तरह से नहीं बनाए गए थे। चौथा कारण था राजनीतिक आधार। इसमें आप ये बता सकते हो कि भैया अंग्रेजों के पास इंडिया के 3 सबसे मुख्य केंद्र थे, कौन कौन से, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, और दूसरी तरफ फ्रांसीसियों के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ छोटे मोटे से एक इलाके थे, पौंडीचेरी जैसे हो गया। तो ज़्यादा क्षेत्र होने की वजह से ब्रिटिशर्स को मदद लेना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था। पांचवा कारण था योग्य नेतृत्व और सेनापति। अब अंग्रेजों के पास देखो रॉबर्ट क्लाइव है, मेजर स्ट्रिंगर है, और मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस है, और सर आयर कूट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रांसीसियों के पास, तो उनके पास डुप्ले है बस, उसके अलावा और कोई महान राजनीतिज्ञ या फिर रणनीति रचने वाला कोई है ही नहीं है। तो
मैदान में, युद्ध के मैदान में इन्हें हमेशा हार का ही सामना करना पड़ रहा था, पीछे ही हटना पड़ जाता था। 6वां कारण था बंगाल के संसाधनों का उपयोग। तो कैसे किया उन्होंने, तो इसमें आप फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक का वॉर ही ले लीजिए। कर्नाटक का वॉर एक तरफ कर्नाटका में किस तरह से लड़ा जा रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने बक्सर प्लासी की लड़ाई से जो बंगाल को जीत लिया था और वहाँ पे जो दीवानी राइट्स था वो सब भी प्राप्त कर लिए थे। दूसरी तरफ कर्नाटक वॉर में देख लिया जाए तो वहाँ पे कुछ खास फ्रांसीसी के हाथ में लगा नहीं था। 7वां रीज़न था यूरोपीय राजनीति का प्रभाव। अब देखो ब्रिटेन और फ्रांस कहाँ है, यूरोप में। तो यूरोप में क्या होता था, जब भी ये लोग आपस में लड़ते थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, औपनिवेशिक संघर्ष चलता रहता था दोनों के बीच में। जैसे कि ऑस्ट्रिया के लिए चल रहा था कि ऑस्ट्रिया ब्रिटेन कह रहा है मैं लूँगा, फ्रांस कह रहा है मैं लूँगा, तो दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती थी। तो होता क्या था कि भारत में भी इन दोनों की कंपनियां हैं, तो ये दोनों भी आपस में लड़ने लग जाती थी। अब ब्रिटेन के पास तो इतना पैसा था कि वो अपने वहाँ पे भी हथियार रख लेती थी, और उनकी जो कंपनी है वो निजी कंपनी है, तो वो भी अपने पास हथियार रखे हुए थे उन्होंने। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी क्या है, सरकारी कंपनी है, तो सरकार कह रही थी कि भैया पहले देश तो बचा लो, उसके बाद हम अपने औपनिवेशिक बचाएंगे। तो फ्रांस की जो कंपनी है इंडिया में, उसको समर्थन नहीं मिल पाता था सरकार की तरफ से इतना ज़्यादा किसी भी वॉर के समय। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पे लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 से पूछा गया, जिसमें आपको बताना है कि इस विद्रोह की वजह से भारत में प्रशासनिक और शासन में क्या परिवर्तन आया, उसके क्या परिणाम निकले। तो ये पॉइंट्स मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप खुद से पढ़ लेना, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब से 1905 तक उन्होंने क्या कार्य किया, उनकी उपलब्धियां, यानी कि इनका उदारवादी जो फेज है ना, उसके बारे में आपने बताना है। तो वो भी आपको मैंने स्क्रीन पे नोट्स दे दूंगा, आप वहाँ से देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि स्वदेशी और होम रूल आंदोलन के संदर्भ में 1906 से लेकर 1919 तक के दौरान कौन कौन सी घटनाएं भारत में घटी हैं, उनके बारे में आपने बताना है। तो यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तक जो कुछ भी हो रखा है, स्वदेशी आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तब क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में टूट चुकी थी, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। तो उग्रवादी लोगों की वजह से कौन कौन से आंदोलन चले, बेसिकली उसी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बता सकते हैं कि किस तरह से भारतीय चीज़ों को अपनाने का प्रयास किया गया और विदेशी वस्तुओं को त्यागने का प्रयास किया गया। भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसमें विकास करने का प्रयास किया गया और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। 1907 में फिर सूरत विभाजन की बात आ जाती है, जैसे बंगाल विभाजन किया जा रहा था। 1909 में फिर मार्लियामेंटो सुधार, ये वाला आपने जरूर करके जाना है। बंगाल विभाजन को फिर समाप्त कर दिया जाता है 1911 में, वो भी इसी दौरान आएगा। वर्ल्ड वॉर 1 के समय होम रूल आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, तो रॉलेट एक्ट है, फिर रॉलेट सत्याग्रह हो जाता है और उसके बाद जलियांवाला बाग हो जाता है। तो ये सारी बातें आपने इसमें बतानी। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में बताना है। तो आप पूरा का पूरा निबंध भी यहाँ पे लिख सकते हो, इनके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट खींच लेना। तो ज़्यादा टफ तो नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक समझाने वाला है, जो कभी पढ़ा नहीं होगा आपने, वही मैं आपको समझाऊंगा, बाकी तो सारे आपको पॉइंट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनजातीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो प्रमुख मुद्दे क्या थे जनजातियों के? जनजातियाँ कौन सी हैं? जो जंगलों में रहती हैं ना, तो उनकी देखो पारंपरिक जीवन शैली जो है, संसाधनों का अधिकार जो है, और हो गया सांस्कृतिक पहचान। तो इसी चीज़ की रक्षा के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया था। जैसे कि अंग्रेजों ने क्या किया ना, इनको जो प्राकृतिक रूप से ये लोग जिस चीज़ में पले बड़े हैं उनसे वंचित कर दिया, जैसे कि भूमि लगाव। तो हुआ क्या कि औपनिवेशिक काल में पितृसत्तात्मक जो भूमि हुआ करती थी इनकी, है ना, आदिवासी है, जंगलों में ही रहते हैं, तो जंगल की भूमि उन्हीं की हुई। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हें उनसे वंचित कर दिया, वहाँ पर उद्योग वगैरह लगाने शुरू कर दिए, पेड़ काटने शुरू कर दिए, बांध वगैरह बनाने थे, तो इसकी वजह से आदिवासियों को वहाँ से वंचित कर दिया। तो उस चीज़ को, वो एक संकट उत्पन्न हो गया, तो उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा। दूसरा बता सकते हो आप कि वनों और संसाधनों पर अधिकार का हनन हो गया। सेम वही चीज़, इनका अधिकार हुआ करता वहाँ पे, लेकिन अब क्या किया इन लोगों ने, ठेकेदारों को कानून बना के ठेकेदारों को वो इलाका दे दिया, जिसकी वजह से जंगल और जंगल और जितनी भी ज़मीन है वो सारी की सारी किन की होगी, उन ठेकेदारों की होगी। इनके पास कुछ नहीं बचा। बाहरी लोगों का भी शोषण किया जा रहा था, क्योंकि बाहरी लोग आदिवासियों का शोषण कर रहे थे। वो आते थे, इन लोग अपने जाल में फंसाते थे कि आओ भैया काम करो, हम तुम्हें पैसे देंगे। लेकिन पैसे के बदले में क्या हो रहा था, उल्टा अपनी ही ज़मीन पर ये लोग बंधुआ मजदूर बन के रह गए। अपनी ही ज़मीन हुआ करती थी ना, बस एक कानून की वजह से अब ये ठेकेदारों के अधीन आ गए और उनसे अब पैसे की मांग कर रहे हैं। और सांस्कृतिक पहचान और भाषाई संकट भी इनके ऊपर मंडराने लग पड़ा, क्योंकि सांस्कृतिक पहचान क्या है इनकी, जो शिक्षा प्रणाली वगैरह, वो आदिवासी ही तो थे, मूल निवासी जंगलों के थे, तो रीति रिवाज इनके जंगलों की चीज़ों से रिलेटेड था। लेकिन अब जंगलों से इनको हटा दिया तो इनके पास कुछ बचा नहीं, तो सांस्कृतिक पहचान जो है उनकी नष्ट हो रही थी। राजनीतिक स्वायत्तता भी चाहते थे लोग, और क्षेत्रवाद चाहते थे कि हमारे क्षेत्र को, जितना सा हमारा क्षेत्र है हमें उतने में रहने दो। पूर्वोत्तर भारत में जो हिंसा वगैरह हो रही थी जनजातीय समूहों की, वो ज़्यादातर हमें इसी कारण से देखने को मिलती है, जैसे कि झारखंड वगैरह भी आप देख सकते हो। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के विभाजन के क्या कारण थे और उसके प्रभावों की चर्चा करनी है। तो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आता ही होगा, इसका भी मैं नोट्स जो है वो स्क्रीन पर आपको लगा के दे दूंगा।
तो अब बढ़ते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश वाणिज्य नीति के बारे में बताइए। तो ब्रिटिशर्स ने 3 तरह की नीति अपनाई, ठीक है। सबसे पहले तो वाणिज्यिक पूंजीवाद का उनका जो चरण था वो 1757 यानी कि प्लासी की लड़ाई से लेकर 1813 तक चला था, दूसरे चार्टर एक्ट तक। इसमें क्या हुआ था कि एकाधिकार ही था इनके पास कुछ भी वगैरह करने का, लूटपाट बहुत मचाते थे, कच्चे माल की जितनी भी खरीद होती थी वो सारी की सारी कंपनी ही लेती थी, ठीक है। इसी में औद्योगिक पूंजी का चरण भी आ जाता है। इसके बाद 1813 से 1858 तक, ये भी मैं आपको बताया था, हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए। तो उसमें क्या था कि एकाधिकार जो है, चार्टर एक्ट 1813 में जो आया था दूसरा, उसमें कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन चाइना के साथ जो चीनी और अफीम का व्यापार था ना, उसमें एकाधिकार स्थापित रहने दिया। तो होता गया है कि बाजार पे जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, अब वो हट गया। अब वो बाकी के जो व्यापारी हैं वो भी आसानी से व्यापार कर सकते थे। कच्चे माल का निर्यात भी हो रहा था भारत से, जूट, कपास, तिलहन वगैरह है, ये सब चीज़ें भी, चाय वगैरह, ब्रिटेन आसानी से जा रही थी कच्चे माल के रूप में। तीसरा चरण कौन सा था? तो भारतीय साम्राज्यवाद में क्या बोलते हैं उसको, वित्तीय साम्राज्यवाद का तीसरा चरण, ठीक है, जो 1858 यानी कि जब ब्रिटिश क्राउन आ गया, 57 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हट की, क्राउन आ गया और आज़ादी तक यही रहा। ब्रिटिशर्स ने पूंजी निवेश की, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, जहाजरानियाँ वगैरह का निर्माण करवाया, ठीक है। तो ये सारी इसमें आ जाएंगी, जिसमें रेलवे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था इन लोगों ने। नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली। तो इसके बारे में क्या ही बताना, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लाई गई थी बंगाल में, जब दीवानी राइट्स कंपनी के पास चले गए थे और निज़ाम के पास सिर्फ प्रशासनिक कानून ही रह गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सबसे ज़्यादा मुनाफा था, तो कठपुतली बन के रह गया था निज़ाम इनका। यही सारी बातें बतानी है आपने। बहादुर शाह जफ़र कौन थे? तो भैया बहादुर शाह जफ़र जो है वो अंतिम मुगल सम्राट रहे थे। 1857 की क्रांति में ये इन लोगों ने गलती से विद्रोह का नेतृत्व कर लिया था, तो इनको बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया, कैद कर लिया, रंगून भेज दिया, बर्मा की राजधानी रंगून, और वहाँ पे मरे 1862 में। तो वही हुआ था इसमें। बाकी पार्टीशन ऑफ बंगाल तो आपको पता है 1905 में किया गया था और 1911 में फिर इसको रद्द कर दिया गया था। तो ये एक लॉर्ड कर्जन द्वारा लाया गया था, ताकि फूट डालो और राज करो की जो नीति है इनकी कामयाब बनती रहे। इसकी वजह से सांप्रदायिक भावनाएं आगे चल के बहुत बड़ी थी, और 1906 में फिर मुस्लिम लीग भी इन्हीं की वजह से सामने आई थी। इसको बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था, और जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ गदर पार्टी। तो गदर पार्टी कौन सी पार्टी है भैया? ये ना अमेरिका में स्थापित हुई थी, ठीक है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने की थी, पंजाबियों ने। क्रांतिकारी पार्टी थी ये, जो अमेरिका में इस्टेब्लिश थी, विशेषकर कनाडा और अमेरिका में ही आपको देखने को मिलती थी ये। तो इसके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट है कामागाता मारू इंसिडेंट। तो ये कामागाता मारू इंसिडेंट जो है वो जापान की तरफ को हुआ था। एक टाइम था जब ये सारे ना जापान की तरफ से ही तो अमेरिका जा रहे थे, तो सारे लोग जहाज़ में चढ़ रखे थे, अमेरिका की तरफ जा रहे थे। अमेरिका ने क्या किया कि वो 300 समथिंग जो भारतीय वहाँ पे उतरने वाले थे उनको पहले ही बोल दिया कि आप नहीं अब आ सकते। 300 थे कि 600 थे, मुझे करेक्ट काउंटिंग याद नहीं आ रही है। तो उन लोगों को वापस आना पड़ गया। तो जैसे ही वो लोग अमेरिका भी नहीं पहुँचे और अमेरिका से वापस आना पड़ गया उन्हें, जहाज़ का नाम था ये कामागाता इंसिडेंट। तो होता क्या है कि वो जैसे इंडिया आती है तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इन पर गोली चला के इन सबको मार डालते हैं। जहाज जापानी था और इसको किराए पर लेने वाले गुरदत्त सिंह थे। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। तो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और उस समय के तत्कालिक वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, तो उनके बीच में एक हस्ताक्षर पत्र हुआ था, समझौता हुआ था बेसिकली। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको समाप्त करने की बात की गई थी, और बोला था कि कांग्रेस द्वारा जो गोलमेज सम्मेलन है, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें प्लीज़ आप आ जाओ। पहले वाले में तो नहीं आया था कोई भी, तो दूसरे वाले में आप आ जाओ। तो इसके तहत क्या होता कि सरकार ने हिंसक मामलों में जिन लोगों को पकड़ा था ना, उन लोगों को गांधी जी ने बोला था कि भाई अब इन कैदियों को छोड़ दो। तो बाकी जिन्होंने मतलब हिंसा एक्चुअल में की है उन लोगों को तुम पकड़े रखो, लेकिन बाकी जो निर्दोष हैं उन लोगों को छोड़ दो। तो ये समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन। तो ये किया गया था, हमारी आज़ाद हिंद फौज की बात हो रही है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो पहला गठन इसका किया गया था 1942 में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जापानी सेना की सहायता से किया गया था, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। बाद में इसका नेतृत्व जो है वो 1943 में, मतलब अगले साल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संभाल लेते हैं और इसका पुनर्गठन कर देते हैं। बेसिकली इसका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिशर्स को भारत के से भगाना है और स्वशासन के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना है। नेक्स्ट है मुकनायक। तो मुकनायक, हाँ, मुकनायक कौन थे? तो मुकनायक जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा 31 जनवरी 1920 को एक शुरू किया गया एक पाक्षिक मराठी समाचार पत्र था। मूकनायक का मतलब होता है कि गूंगे लोगों का नायक। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीय समाज में जिन लोगों का बहिष्कार कर दिया गया है, मतलब दलित वर्ग, उसकी समस्याओं को लोगों के सामने लाना, आज़ादी दिलवाना उन लोगों को। यही लास्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान। तो 1946 में आया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था इंडिया में। 3 सदस्यों की इसमें मिशन बिठाला गया था, लॉर्ड पैथिंग्स, लॉरेंस जिसको कहते हैं, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक तो नाम ही बड़े मेरे को याद नहीं आ रहे, और AB अलेक्जेंडर। तो इसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर देना, मतलब पाकिस्तान और
इंडिया बना देना या फिर इंडिया को वो जो सारी की सारी शक्ति है वो देके हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन होता क्या है, ये सफल ही नहीं हो पाती अच्छे से। इसमें भारतीयों को एक संघीय ढांचे में रखने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें केंद्र केवल रक्षा के लिए होगा और विदेशी और संचार के जो मामले हैं वो सब देखेगा, जबकि बाकी की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी प्रांत के पास रखी जानी थी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन पेपर। डिवाइस बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ और बाकी के जो दो क्वेश्चन पेपर्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अगली क्लास में जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूंगा और कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी ख़त्म करें, ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।